हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज़ लव। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 117 रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड। अब हमने जनरल मीटिंग की एक एक चीज़ को देखा। हमने देखा कि जनरल मीटिंग कैसे होगी, कैसे नोटिस जाएगा, कैसे हम जनरल मीटिंग को कन्वीन करेंगे, उसमें मीटिंग कैसे होगी, कोरम कितना रहेगा। मीटिंग होने के बाद हमने मीटिंग होने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं। अब मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ तो उस रेजोल्यूशन को पास होने के बाद आप आरओसी को फाइल करोगे। तो ये सेक्शन डील करता है रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड, जो आपको क्या करने हैं, फाइल करने हैं। तो ये बोलता है कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन और एनी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3। इसी सेक्शन के सबसेक्शन 3 में जो मैटर्स लिखे हैं उन मैटर से रिलेटेड आपने जो भी है फाइलिंग करनी है। किसको करनी है? आरओसी को करनी है। क्या फाइल करना है? अगर आपने कोई रेजोल्यूशन पास किया या कोई एग्रीमेंट बनाया, किसके साथ फाइल करना है? टुगेदर विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का पूरा सेक्शन बताया है मैंने, सेक्शन 102, आप जाके देख सकते हो। तो आपको जो रेजोल्यूशन की कॉपी देनी है और एग्रीमेंट देना है वो देना है टुगेदर विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 102 के साथ, ठीक है, 102 के हिसाब से। शेल बी फाइल्ड विद आरओसी। ये आपको किसको फाइल करना है? आरओसी को। कितने टाइम में करना है? विद इन 30 days ऑफ पासिंग और मेकिंग देयर ऑफ इन सच मैनर एंड फीस एज प्रेस्क्राइब्ड। बोला कि एक मीटिंग तो तुमने कर ली, मीटिंग में जो फैसला हुआ, जो भी डिसीजंस लिए गए, रेजोल्यूशंस पास किए गए, ठीक है, उसको फाइल कर दो। किसको कर दो? रजिस्ट्रार। भाई रजिस्ट्रार को भी तो पता होना चाहिए कंपनी में क्या हो रहा है, तो रजिस्ट्रार को कर दो। कितने दिन में करना है? 30 days में करना है, ठीक है। प्रोवाइजो कहता है कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स एंड द कॉपी ऑफ एवरी एग्रीमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 3। बोला कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन, हर रेजोल्यूशन की कॉपी जिसका इफेक्ट है, जिसके इफेक्ट से, जिसके पास होने की वजह से आपके आर्टिकल्स पे इफेक्ट आ रहा है, विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स, यानी कि जिसके पास होने की वजह से अगर आपके आर्टिकल्स इफेक्ट हो रहे हैं, ऑल्टर हो रहे हैं, एंड द कॉपी ऑफ एवरी एग्रीमेंट, जो भी सबसेक्शन 3 में लिखा है वो, शेल बी एम्बॉर्डेड और in or annexed to every copy of AOA issued after passing the resolution or making of the agreement। बात ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि वो रेजोल्यूशन जिसको पास करने की वजह से अगर आपकी कंपनी के आर्टिकल्स पे इफेक्ट आ रहा है, आपकी कंपनी के आर्टिकल्स ऑल्टर हो रहे हैं, एंड द कॉपी ऑफ एवरी एग्रीमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 3, तो आप क्या करोगे? अगर आपके आर्टिकल्स, आपको पता है कि एमओए और एओए इशू करने की पावर होती है कंपनी के पास, अगर कोई कंपनी से कॉपी मांगे तो बोला कि शेल बी एम्बॉर्डेड, या तो अपने एओए में वो चेंज को अंदर डाल दो या फिर उसके साथ पीछे एक पेपर एनेक्स कर दो। एम्बॉर्डेड मतलब कि एओए में भी चेंज करके उसके अंदर ऑलरेडी चेंज करना, ठीक है, उसके अंदर चेंज करना जहाँ पे चेंज हुआ है, या फिर एनेक्स कर दो टू एवरी कॉपी ऑफ एओए, जो आप इशू करोगे आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन और मेकिंग ऑफ एग्रीमेंट। यानी कि कोई भी एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन पास करने से अगर आपके आर्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, ऑल्टर हो रहे हैं, तो उस रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट के पास होने के बाद जब भी आप कोई आर्टिकल्स किसी को इशू करोगे तो ऑल्टर्ड आर्टिकल्स इशू होने चाहिए, पुराने आर्टिकल्स इशू नहीं करोगे। अब ऑल्टर्ड इशू कैसे करेंगे? या तो अपने आर्टिकल्स में चेंज को जो है एम्बॉर्डेड कर दो, मतलब चेंज को अंदर उसकी चेंज जो है इंसर्ट कर दो। चेंज इंसर्ट नहीं कर सकते तो उसमें एनेक्स कर दो, मतलब पीछे उसके पेपर लगा के वो अपने आर्टिकल्स को कंप्लीट कर दो। यानी कि पुराने आर्टिकल इशू मत कर देना चेंज होने के बाद। यहाँ तक कहानी समझ में आई? कॉपी ऑफ एवरी एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन फाइल करना है। अब आता है सबसेक्शन 2। मैम फाइल करना है, अगर नहीं किया तो सुन लो भाई क्या होगा। कंपनी फेल्स टू फाइल द रेजोल्यूशन और द एग्रीमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, 30 days का टाइम था, नहीं किया, सच कंपनी शेल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 10,000। ठीक है, दे दो भाई, नहीं करना फाइन, दे दो 10,000 रुपये। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 rupees फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विथ सच फेलियर कंटिन्यूस, दे दो, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख। एंड भाई कंपनी तो फंसेगी, एंड और नहीं है, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। ये पनिशमेंट बहुत अच्छे से याद रखना, कहीं पे भी लिक्विडेटर वर्ड नहीं आता, इसलिए मैंने मार्क किया। इंक्लूडिंग लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, जिसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, हु इज इन डिफॉल्ट। अब
shall be liable to a penalty of 10,000, in case of continuing failure 100, लेकिन मैक्सिमम इस पे 50,000 है। वैसे कंपनी और पर्सन पे सेम है 10,000 और 100, लेकिन मैक्सिमम उसमें है 2 लाख, यहाँ है 50,000। बात समझ में आ गई? नहीं फाइल किया तो सुन लिया। अब आती है सबसे मस्त कहानी, सबसे बढ़िया, जिसके इंतज़ार था। बोलता है मैम आपने बोला था सब सेक्शन 3 में जो मैटर्स लिखे हैं ना उनके लिए रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट फाइल करना है, उनके हिसाब से करना है। तो ठीक है, सबसे पहला कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू स्पेशल रेजोल्यूशन। ये जो सेक्शन है जिसके लिए आप जो रेजोल्यूशंस आपको फाइल करने हैं ये लगता है सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पे। तो हमने सेक्शन 114 में देखा था स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन जो आपको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराने होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो हमें सिंपल मेजॉरिटी से पास कराने होते हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन देखना हो तो वहाँ पे पहले समझ के आना उस वीडियो में, फिर यहाँ आना। तो सबसे पहला अगर आपने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो वो हमें फाइल करना होता है आरओसी को। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन विच हैज़ बीन एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी but which if not so agreed to wouldn't have been effective for the purpose unless they had been passed as a SR। दोबारा सुनना लैंग्वेज बहुत मुश्किल है। रेजोल्यूशन विच हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स, वो रेजोल्यूशन जो सारे मेंबर्स ने एग्री कर दिया है ऑफ अ कंपनी, बट विच इफ नॉट एग्रीड टू, बट विच इफ नॉट एग्रीड टू, अगर वो सारे एग्री ना करते तो would not have been effective for their purpose, वो इफेक्ट में नहीं आता unless they had been passed जैसा SR। यानी कि बोला कि तुमने अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है ना वो भी फाइल करना है, प्लस में अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन है जो तुमने पास किया विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स तो वो भी फाइल करना है, क्योंकि लिखा है रेजोल्यूशन विच हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अगर सारे के सारे मेंबर्स ने कंसेंट दिए तो उस रेजोल्यूशन को भी पास करोगे, उस रेजोल्यूशन को भी आरओसी को फाइल करोगे। अब आती है सी की बारी। सी कहता है एनी रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय अ कंपनी, यानी कि एनी रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई भी रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड, और कोई भी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है कंपनी ने, किससे रिलेटेड, रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल ऑफ द अपॉइंटमेंट और वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना, रीअपॉइंट करना, रिन्यूअल करना, रिन्यूअल ऑफ द अपॉइंटमेंट या फिर उसके टर्म्स में चेंज करना। अगर हम एमडी से रिलेटेड इन चारों में से कोई भी काम करते हैं, चाहे वो करो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन से पास करके, यानी कि बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके या फिर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करके, तो आपको वो रेजोल्यूशन की कॉपी या फिर एग्रीमेंट की कॉपी फाइल करनी होगी आरओसी को विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन और मेकिंग ऑफ दैट एग्रीमेंट। अब बात आती है फोर्थ आइटम की। फोर्थ आइटम कहता है रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट्स विच हैव बीन एग्रीड टू बाय एनी क्लास ऑफ मेंबर। आपको पता है क्लास मीटिंग होती है, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन सब की क्लास की मीटिंग होती है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट जो एग्री किया किसी क्लास ऑफ मेंबर्स ने, ठीक है, बट विच इफ नॉट सो एग्रीड, अगर एग्री नहीं हुआ होता तो would not have effective for their purpose unless passed by a specified majority or otherwise in particular manner, and all the resolution or agreement which effectively bind such class of members though not agreed to by all those members। बात, कोई भी एक रेजोल्यूशन को पास कराना है, ठीक है, उस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए 10 में से अगर 6 पर्सन्स जो हैं हाँ बोल देते हैं तो वो पास हो जाता है। तो क्या ऐसा होता है पास होने के बाद उसका इफेक्ट सिर्फ 6 पे पड़ता है? इफेक्ट तो 10 के 10 पे पड़ता है। सरकार चुनते कुछ लोग हैं लेकिन उसका इफेक्ट तो सारी जनता भुगतती है, ठीक है। तो ऐसे ही बोला कि कुछ क्लास ऑफ मेंबर्स ने हाँ करके एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, बट लिखा हुआ है विच इफेक्टिवली बाइंड सच क्लास ऑफ मेंबर्स दो नॉट एग्रीड टू बाय ऑल दोस मेंबर्स। चाहे सारे मेंबर्स ने एग्री नहीं किया था बट इफेक्ट तो सब पे आया। तो ऐसे रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट्स को भी हमें आरओसी को फाइल करना है, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ एज लव। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने एक एक करके सारे सेक्शन को जनरल मीटिंग के देखा। तो अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन नंबर 116।
तो सेक्शन नंबर 116 डील करता है वेयर अ रेजोल्यूशन इज पास एट एन अर्जेंट मीटिंग। बात आती है कि मैम एक मीटिंग हुई थी, उस पर ना कोरम नहीं आया। मैम कोरम कितना चाहिए था? आपको बताया था सेक्शन नंबर 103 में कि एक मीटिंग को करने के लिए कितना कोरम चाहिए होता है। प्राइवेट कंपनी के लिए अलग था, पब्लिक कंपनी के लिए अलग था। ठीक है, तो हमें एक मीटिंग को करने के लिए, कन्वीन करने के लिए कोरम चाहिए होता है। अगर वो कोरम नहीं प्रेजेंट होता तो मीटिंग हो जाती है एडजर्न। ठीक है, फिर हम सेम रेजोल्यूशंस को लेके जाते हैं एडजर्न मीटिंग में पास कराने के लिए। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब बोला कि अगर कोई रेजोल्यूशन जो मीटिंग वाला दिन था उस दिन पास नहीं होता, वो पास होता है जिस दिन एडजर्न मीटिंग हो रही है उस दिन वो रेजोल्यूशन पास होता है। तो मैम हम क्या मानेंगे, वो रेजोल्यूशन किस दिन पास हुआ? या तो जिस दिन मीटिंग हुई थी वो, या जिस दिन एडजर्न मीटिंग हुई थी उस दिन। तो हम कौन सी डेट लेंगे कि उस रेजोल्यूशन को पासिंग डेट, कि उस रेजोल्यूशन की पासिंग डेट कौन सी थी, ओरिजिनल मीटिंग वाली या एडजर्न मीटिंग वाली? तो सवाल होता है ये। तो देखो इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं कौन सी डेट को मानेंगे। लिखा हुआ है वेयर अ रेजोल्यूशन इज पास एट एन एडजर्न मीटिंग। अगर आप कोई रेजोल्यूशन को पास करते हो एडजर्न मीटिंग में, अब एडजर्न मीटिंग किसकी हो सकती है? ऑफ अ कंपनी, कंपनी की एडजर्न मीटिंग हो सकती है। होल्डर्स ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर, मान लो किसी पर्टिकुलर क्लास की मीटिंग थी, जैसे कि इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स इक्वल वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास की जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स होते हैं उनकी थी मीटिंग थी, या तो उनकी या फिर बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। यानी कि ये सबके लिए बात कर रहा है, बोल रहा है एडजर्न मीटिंग। लेकिन एडजर्न मीटिंग ये बोल रहा है सिर्फ कंपनी की नहीं बोल रहा, या सिर्फ क्लास ऑफ शेयर की नहीं बोल रहा, बोर्ड की नहीं बोल रहा, ये सबकी बोल रहा है अगर कोई रेजोल्यूशन आप पास करते हो एडजर्न मीटिंग में, एडजर्न मीटिंग ऑफ अ कंपनी और या फिर एडजर्न मीटिंग ऑफ, यहाँ से देखो यहाँ से पढ़ेंगे इसको, ऑफ एडजर्न मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी, एडजर्न मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि एडजर्न हुई थी मीटिंग या तो कंपनी की थी, या किसी क्लास की थी, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी। अगर तीनों में से कोई भी मीटिंग एडजर्न होती है और हम रेजोल्यूशन को पास करते हैं एडजर्न मीटिंग में, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द रेजोल्यूशन shall for all purposes be treated as having been passed on the date on which it was in fact passed and shall not be deemed to have been passed on any earlier date। लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन फॉर ऑल पर्पसेस, हम हर पर्पस के लिए, यानी कि आप एक फॉर्म फाइल करते हो कि किस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें दिखना होता है ना कि डेट ऑफ द इवेंट, रेजोल्यूशन किस दिन पास हुआ। अगर कोई भी फॉर्म हम फाइल करते हैं तो उसके लिए हमें डेट चाहिए होती है ना, कि कौन सी डेट को वो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास हुआ। तो द रेजोल्यूशन शेल फॉर ऑल पर्पस, हर पर्पस के लिए बी ट्रीटेड, मानेंगे एज हैविंग बीन पास, कि वो पास हुआ है ऑन द डेट ऑन विच इट वॉज इन फैक्ट पास, जिस दिन वो इन फैक्ट पास हुआ था, यानी कि जिस दिन वो पास हुआ था। एंड शेल नॉट बी डीम्ड, ये नहीं मानेंगे टू हैव बीन पास ऑन एनी अर्लियर डेट, कि वो किसी पहले की डेट पे पास हुआ था। यानी कि जिस दिन वो एक्चुअल में इनफैक्ट वो जिस दिन पास हुआ है उस ही डेट को लेंगे, उससे पुरानी डेट को नहीं लेंगे। लाइन्स दोबारा रीड कर रही हूँ, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। द रेजोल्यूशन शेल फॉर ऑल पर्पसेस, हर पर्पस के लिए बी ट्रीटेड, मानेंगे, बी ट्रीटेड ट्रीट करेंगे एज हैविंग बीन पास, कि वो पास हुआ है ऑन द डेट ऑन विच इट वॉज इन फैक्ट पास। इन फैक्ट मतलब एक्चुअल में, फैक्ट के हिसाब से देखें तो इनफैक्ट जिस दिन वो पास हुआ है उस दिन को हम मानेंगे रेजोल्यूशन के लिए, कि रेजोल्यूशन पासिंग डेट वो है। एंड सुन लो, शेल नॉट बी डीम्ड, हम नहीं मानेंगे टू हैव बीन पास ऑन एनी अर्लियर डेट, कि ये किसी अर्लियर डेट पे पास हो चुका है, ऐसा हम नहीं मानेंगे। यानी कि जिस दिन एक्चुअल मीटिंग हो रही है और जिस दिन वो रेजोल्यूशन पास हो रहा है हम उसी दिन को लेंगे, पुरानी दिन को हम नहीं लेंगे। तो आपको बात समझ में आई। अगर कोई रेजोल्यूशन ओरिजिनल मीटिंग पे पास नहीं हो पाता, एडजर्न मीटिंग में जाता है, तो हम वो डेट लेंगे जिस दिन वो रेजोल्यूशन इनफैक्ट पास हुआ है, एक्चुअली में पास हुआ है। वो डेट नहीं लेंगे जिस दिन, मतलब वो डेट नहीं लेंगे एनी, मतलब कोई भी अर्लियर डेट नहीं लेंगे, जिस दिन पास हुआ हम उसी डेट को मानेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।